नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से मेरे होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आज लेके आया हूँ थायराइडिनम। बहुचर्चित, बहु रिक्वेस्टेड एक मेडिसिन है। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं थायराइडिनम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और मैंने बहुत सारा रिसर्च करके ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। कुछ दिन बाद मेरा गैप हो गया था मेरे चैनल पे, तो ये जो प्रॉब्लम है थायराइड का, इसके लिए अक्सर होम्योपैथ थायराइडिनम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड के लिए होम्योपैथी में थायराइडिनम ही एक मेडिसिन नहीं है, और थायराइडिनम इज नॉट ए स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर हाइपोथायराइडिज्म। TSH बढ़ जाने पर ही आप थायराइडिनम प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। लेकिन थायराइडिनम एक एसेंशियल होम्योपैथी मेडिसिन है जिसमें आपको बहुत सारा ऐसा इंडिकेशंस मिलेगा जो आप रेगुलर प्रैक्टिस में थायराइडिनम पोटेंसी यूज़ करके मिराकल कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे जो व्यूअर्स ऐसे हैं जो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथी सीखने का कोशिश करते हैं, होम्योपैथी स्टूडेंट है, डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने जा रहा है। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, एंडोक्रिनोलॉजी। और एंडोक्रिनोलॉजी से जो हम लोगों को मेडिसिन मिलता है वो है सार्कोड्स। सार्कोड्स आर द मेडिसिन। थायराइडिनम एक सार्कोड है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन का नेम है सार्कोड। सार्कोड ऐसा मेडिसिन है जो हेल्दी ह्यूमन के जो ग्लैंड्स है जिसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, उस हार्मोन से बनता है। तो कहाँ पे हम लोग थायराइडिनम यूज़ करें और थायराइडिनम हम लोग कैसे यूज़ करें, और मेरे हिसाब से एक ऐसा रेमेडी है थायराइडिनम जिसको हम लोग यूज़ करके मिराकुलस रिजल्ट दे सकते हैं। और मैं अक्सर क्लिनिक में थायराइडिनम यूज़ करके बहुत ही मैजिकल मिराकुलस रिजल्ट्स मैं देता हूं पेशेंट्स को। और आजकल के जो दुनिया है जहां पे रैपिडली हार्मोनल ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग एलोपैथी में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, HRT चलता है। बहुत सारे ऐसे केसेस में हार्मोनल मेडिसिन दिया जाता है, साइक्रियाटिक मेडिसिन दिया जाता है। ऐसे केसेस में तो आपका ये मेडिसिन बहुत ही कारीगर है। नाउ थायराइडिनम कहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं? ऑफकोर्स हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो इंडिकेशंस बाद में आ रहा है। मेल टाइप के जो केसेस है, जो सेक्सुअल ग्लैंड रिलेटेड केसेस है, जैसे स्पर्म डिसऑर्डर, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया के केसेस में, जैसे मेल सेक्सुअल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के केसेस में, डायबिटीज़ में, मेल फीमेल बोथ इनफर्टिलिटी में, पॉलीसिस्टिक ओवारियन सिंड्रोम जो हर घर में एक पेशेंट आजकल मिल जाता है, अर्बन एरिया में, खास करके शहरों में, एनी टाइप ऑफ एलर्जी। हाँ दोस्तों, एनी टाइप ऑफ एलर्जी जो जितना भी सीवियर हो उतना थायराइडिनम का सबसे अच्छा काम करने का जगह होता है। ऑल फॉर्म ऑफ स्किन डिसऑर्डर, जहां पे एक्सुडेशन ज़्यादा है, डिस्चार्ज ज़्यादा है और स्किन का लेयर मोटा हो चुका है, इन केसेस में थायराइडिनम बहुत अच्छा काम करता है। पर्टिकुलरली सोरियासिस, एंजियोन्यूरेटिक इडिमा, क्रॉनिक एक्जिमा, ये सब में। और सबसे बड़ा जो थायराइडिनम का जो इंडिकेशन है ये सब केसेस में वो है व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स। देखिए, मैं वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स ये टर्म मैं यूज़ करता हूँ पर्टिकुलरली नोसोड्स एंड सार्कोड्स के केसेस में। तो ये इसका मतलब ये नहीं है, कभी कभी अक्सर ये पूछा जाता है कि वेल सिलेक्टेड रेमेडी व्हेन फेल्स ये कैसे आएगा। होम्योपैथी में तो सिलेक्शन रेमेडी का परफेक्ट होना चाहिए, वरना रेमेडी काम नहीं करेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली है, ये थ्योरेटिकली नहीं है। जब हम लोगों के क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं, हम लोग बहुत सारा केस टेकिंग करते हैं उसका, और केस टेकिंग करने के बाद जो सिमिलिमम रेमेडी हम लोगों को मिलता है वो पेशेंट को दिया जाता है और पेशेंट का काम नहीं होता है। इसको हम लोग बोलते हैं व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स। इसी जगह पे हम लोग नोसोड्स एंड सार्कोड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरे नोसोड्स के ऊपर मेरे चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा।
और बहुत सारे नोसोर कार्सिनोसिन ट्यूबरकुलिनम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी है, वो भी आप जरूर देखिएगा। तो सार्कोड्स भी ऐसा ही है, जो ग्लैंडुलर एक्सट्रैक्ट से जो मेडिसिन बनता है, जैसे थायरॉयडिनम हुआ, ACTH हुआ, जैसे पिट्यूटरी हुआ, इन सब के ऊपर भी मैं वीडियो देने का कोशिश करूंगा। तो ऐसे मेडिसिन भी हम लोग वैसे ही जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स होता है। और अगर आपको इंडिकेशन मिल जाए, रेमेडी का इंडिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए कि यहाँ पे थायरॉयडिनम मुझको पहले ही देना है, ये पेशेंट यहाँ घूम के आया है, इसका रिलीफ नहीं हुआ है, देन यू आर ए एक्सपर्ट, देन यू कैन, इफ you treat a patient with first prescription with thyroidinum and give results to the patient, then I believe that you are a expert in homeopathy, very much experts in homeopathy. Now थायरॉयडिनम का कीनोट्स क्या है, इस बारे में देखिए। थायरॉयडिनम जो रेमेडी है, इसको मैं इतना एम्फोसिस क्यों कर रहा हूँ सार्कोड्स में, फर्स्ट रेमेडी मैं थायरॉयडिनम के ऊपर मैं बना रहा हूँ। आजकल हर घर में थायराइड का एक शीशी, एल्ट्रोक्सिन का एक शीशी, थायरोनॉम, थायरोसॉफ्ट बोल के आपको मिल जाएगा। हर महिला को पकड़ा दिया जाता है जिनका भी TSH थोड़ा सा 5 से ज़्यादा हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो और ज़्यादा हो, तो हर घर में थायराइड का एक पेशेंट आपको मिलेगा। और थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर, हार्मोनल रिलेटेड डिसऑर्डर का हर पेशेंट में आपको मिलेगा। जैसे डायबिटीज़ हुआ, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हुआ, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम हुआ, ओबेसिटी हुआ, हेयर फॉल हुआ, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों के होम्योपैथ्स के पास आते हैं, जो इन सब बीमारी में एलोपैथी में डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और अगर है भी तो वो भी लाइफ लॉन्ग है, मैनेजेबल है, लेकिन ट्रीटेबल नहीं है, रिजल्ट्स नहीं अच्छा आता है। तो अब पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं, और हम लोगों के पास पेशेंट्स को मैनेज करने का बहुत अच्छा एक वेपन है, वो है थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम के बारे में सबसे पहले होम्योपैथी में जो ज़्यादा काम हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और डॉक्टर SC घोष का एक बहुत ही छोटा किताब आपको लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ से उल्टा दिखेगा, आप लोग देखिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विथ सम रेयर नोसोड्स बोल के बाई डॉक्टर SK घोष, सॉरी नॉट SC घोष, बाई डॉक्टर SK घोष का बीजेन का किताब है। ये ऑनलाइन में भी मिलता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विथ सम रेयर नोसोड्स बाय डॉक्टर SK घोष। इनका किताब आप जरूर पढ़िए। थायरॉयडिनम के बारे में अमेजिंग केसेस हैं वहाँ पे है, और इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया है थायरॉयडिनम के ऊपर और दूसरे कुछ नोसोड्स के ऊपर, जो आप बिलीव नहीं कर सकेंगे कि कितना एफिकेशियस होम्योपैथी एंडोक्रिनोलॉजिकल ट्रीटमेंट डिसऑर्डर्स में होम्योपैथी में है। एलोपैथी में तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे आसपास में जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, MDDM एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वो खाली डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन हम लोग अगर कोशिश करें काम करने का, पढ़ने का और पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करने का, एक्सपीरियंस गैदर करके फिर अप्लाई करने का, तो हम लोग लगभग मेरे हिसाब से 99% एंडोक्रिनोलॉजिकल जो डिजीज है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी, डायबिटीज, हाई प्रोलैक्टिन, लो एंटीमुलेरियन हार्मोन, हेयर फॉल से लेके एंजाइटी डिसऑर्डर से लेके जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड केसेस हैं, इन सब को, हाइपरटेंशन से लेके जो भी एंडोक्रिनोलॉजिकल केसेस हैं, एंडोक्रिनोलॉजी से रिलेटेड केसेस है, इसको हम लोग कंट्रोल ही नहीं, क्योर भी कर सकते। लेकिन हम लोगों को खुद का पोटेंशियल ही पता नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं, जानते नहीं क्या क्या ऑथेंटिक काम होम्योपैथी में हुआ है, ये सब स्टडी नहीं करते। और एक डॉक्टर थे, मेरे नाम से ही उनका नाम है, मेरे बहुत ही गुरुदेव डॉक्टर है, मैंने लाइफ में एक बार ही उनसे मिला था, डॉक्टर SP दे, नॉट मी, मेरा नाम भी डॉक्टर SP दे है, मेरा नाम है डॉक्टर शुभ्र प्रकाश दे, उनका नाम है डॉक्टर सूर्यपद दे, जो स्टॉलवर्ट्स ऑफ इंडियन होम्योपैथी हैं, कलकत्ता में हैं, गुजर गए हैं 10-15 साल पहले। डॉक्टर सूर्यपद दे, डॉक्टर SP दे, उनका भी एक किताब है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद सम रेयर नोसोड्स, किताब अभी आउट ऑफ स्टॉक है, उसमें भी थायरॉयडिनम का बहुत ही अच्छा वर्णन है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर SP दे एंड माई ओपिनियन एंड द रिपीटेड क्लिनिकल वेरिफिकेशन मैंने इसका किया है, 3 ट्रायल्स ऑफ इंडिकेशंस ऑफ थायरॉयडिनम इज हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, पर्सनल और फैमिलियल। किसी भी केसेस में अगर आपको पेशेंट में पास्ट हिस्ट्री में या फैमिली हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ एलर्जी मिले, और वो पर्सनल हिस्ट्री हो या फैमिलियल हिस्ट्री हो, हिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इम्बैलेंस, पर्सनल और फैमिलियल। कैसे? हिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब गाउट,
uric acid high, cholesterol high, diabetes, this type of chronic gastritis, chronic IBS, chronic colitis, कॉर्न डिजीज, क्रॉनिक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, इन सब को हम लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ऐसा हिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी एंड diseases characterized by vasomotor disturbances. This is the main feature and main keynote of the थायरॉयडिनम। वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस हम लोग किसको बोलते हैं? देखिए, कभी भी कोई भी पेशेंट में ऐसा कोई सिम्टम अगर आपको दिख जाए जिसका कोई रिलेवेंट पैथोलॉजी ना हो, दैट इज कॉल्ड वेसोमोटर डिस्टर्बेंस। कोई पेशेंट आके आपको बोल रहा है डॉक्टर साहब मेरा बहुत पसीना होता है, वीकनेस लगता है, पेशेंट का हर टेस्ट नॉर्मल है, फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, देन इट इज कॉल्ड वेसोमोटर डिस्टर्बेंस। हॉट फ्लैशेस कॉमनली फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है, वो आपका क्लाइमेक्टेरिक हो सकता है, प्री मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, ओवुलेशन के प्री टाइम हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस। जैसे आपका प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हॉट फ्लशिंग, पैल्पिटेशन, कॉजलेस इंसोम्निया, कॉजलेस पेन हेयर एंड देयर, यहाँ पे दर्द होता है जिसका कोई डायग्नोसिस नहीं है। तो मानसिक जो है, मेंटल बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कॉजलेस है, ये जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये जल्दी डर जाते हैं, ये जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसका कोई कॉजलेस है। कॉजलेस फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स आर कॉल्ड वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस। तो थायरॉयडिनम का हम लोगों ने 3 पॉइंट पकड़ा है और इसी 3 पॉइंट के ऊपर पूरा थायरॉयडिनम रेमेडी आपका रेडी हो जाएगा। आप प्रेस्क्रिप्शन कर सकेंगे और अमेजिंग बेनिफिट्स एंड रिजल्ट्स आपको मिलेगा, जो है नंबर 1 एलर्जिक हिस्ट्री, पर्सनल और फैमिलियल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का हिस्ट्री, पर्सनल और फैमिलियल, एंड एनी टाइप ऑफ डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस। जैसे एक पेशेंट आपके पास आया, मुझको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, एमिनोरिया है और इसका कोई पैथोलॉजी भी नहीं है, पॉलीसिस्टिक ओवरी शायद है या कोई भी आपका हाइपोथायरॉयड हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकता है, हाइप्रोलैक्टिन हो सकता है, लेकिन पेशेंट्स में बहुत सारे पैल्पिटेशन, स्वेलिंग या स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया या हॉट फ्लशिंग, यहाँ पे दर्द वहाँ पे दर्द, जो इरेवेलेंट है, इरेवेलेंट टू डायग्नोसिस एंड इरेवेलेंट टू द एज ऑफ द पेशेंट एंड सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, उसके साथ अगर कुछ डायग्नोसिस है भी तो आपका ये वेसोमोटर प्रॉब्लम पकड़ के आप थायरॉयडिनम उसको दे सकते हैं। एक ही रेमेडी मेट्रिया मेडिका में है जो वेसोमोटर डिस्टर्बेंस के लिए मोर और लेस स्पेसिफिक है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रियली वेदर इट इज ए वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस और नॉट। और एक एक्स्ट्रा ये ट्रायो के साथ और एक एक्स्ट्रा हिस्ट्री में पेशेंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो है टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी। अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आए जिनमें कोई प्रॉब्लम आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे मेडिसिन फेल हो रहे हैं, लेकिन पेशेंट का मादार का, जब पेशेंट में था, फिटस में था, तब पेशेंट का मादार का ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, पैरों में स्वेलिंग हुआ था, यूरिन में एल्बुमिन आया था, या ये 3 नहीं हुआ था, कुछ एक हुआ था, पेशेंट का जस्ट ब्लड प्रेशर हाई था, या हाइपोथायरॉयड पेशेंट था, एल्ट्रोक्सिन लेते लेते बच्चे को जन्म दिया, ऐसे पेशेंट्स में आप जरूर एक ना एक बार थायरॉयडिनम 200 या 1 का 3 या 4 डोज जरूर दीजिएगा। अमेजिंग बेनिफिट्स आपको मिलेगा, अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेगा। उसके बाद आप जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन है वो जरूर दीजिएगा, तो आपको जरूर काम होगा। नाउ थायरॉयडिनम्स का देखिए, थायरॉयडिनम कहाँ कहाँ काम हो रहा है ये तो मैंने आपको बताया। थायरॉयडिनम इज एफिकेशियस इन सीरियस केसेस वेयर द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड इज एट स्टेक। देखिए, मैंने एडल्ट्स में बताया, कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो, मेल में हो, फीमेल में हो, कोई भी वेसोमोटर प्रॉब्लम हो, मेल में हो, फीमेल में हो, कॉजलेस हो, विथ कॉज हो, डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस। फिर मैंने बताया कोई भी एलर्जी, पर्सनल एंड पास्ट हिस्ट्री हो, कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो पर्सनल हो, फैमिलियल हो, इन सब केसेस में या हिस्ट्री में तो थायरॉयडिनम इंट्रैक्टेबल है ही, थायरॉयडिनम आएगा ही। बच्चों में, खास करके न्यूबॉर्न चाइल्ड, बच्चा जन्म के बाद उसका डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, इंट्रैक्टेबल डायरिया, उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, बच्चा जन्म के बाद जॉन्डिस ठीक नहीं हो रहा है, हिमोलाइटिक डिजीजेज इन न्यूबॉर्न,
and also epilepsy and convulsions in newborn with a history of toxemia in pregnancy, high blood pressure during pregnancy, hypothyroid during pregnancy, convulsion of mother, eclampsia during pregnancy में थायरोइडिनम आपको देना ही देना है, और कोई मेडिसिन दे या ना दे। दूसरे मेडिसिन हम लोग क्यों सार्कोड्स यूज़ करते हैं, क्यों नोसोड्स यूज़ करते हैं? हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोगों का वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स हो जाता है। एक बच्चा जो है जिसका डायरिया अभी 10-15 दिन एज है, हॉस्पिटल से आया, उसका डायरिया ठीक नहीं हो रहा है, उसका 8-10 बार लिक्विड स्टूल हर रोज हो रहा है, एंटीबायोटिक फेल हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप थायरोइडिनम जरूर दीजिएगा, देरी मत कीजिएगा। वो थायरोइडिनम 200 देने के बाद अगर आपको लगे कि दूसरा कोई मेडिसिन इंडिकेटेड हो रहा है, तब जाके 2-3 दिन 4 दिन बाद दीजिए, लेकिन तब तक पेशेंट का थायरोइडिनम से ही डायरिया ठीक हो जाएगा। यही बात है कि न्यूबॉर्न्स में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्किन डिजीज, कॉन्वल्शन, एपिलेप्सी में आपका थायरोइडिनम इनफेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही मेजर इंडिकेशंस है विदाउट एनी फीवर। मतलब मैंने पहले ही बताया, वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस आर विदाउट एनी रिलेवेंट पैथोलॉजी इन पेशेंट अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एंड एज एंड द डिजीज। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन एक्टिव स्टेज में अगर है, कहीं पे पेशेंट का ऐसा आपको डायग्नोसिस कर चुके हैं कि पेशेंट का इन्फ्लामेशन है, मतलब इन्फ्लामेशन अगर पेशेंट के शरीर में रहेगा, सेप्टिक रहेगा, अगर सेप्सिस रहेगा, तो आपका फीवर रहेगा। फीवर इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ थायरोइडिनम। मेट्रीमेडिका में आपको इंडिकेशंस तो बहुत जगह पे मिल जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो सिखा सके वही अच्छा मेट्रीमेडिका जानता है, आपको ठीक सिखा रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे गुरुदेव से मैंने यही सीखा है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ थायरोइडिनम इज फीवर। कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसे केसेस में थायरोइडिनम यूज मत कीजिएगा जहां पे फीवर है। अगर आप वहां पे थायरोइडिनम हिस्ट्री के बेसिस पे या कुछ सिम्टम्स के बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो थायरोइडिनम वहां पे आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दूसरा मेडिसिन आने को था, आप रॉन्ग सोच लिए हैं। नेक्स्ट, थायरोइडिनम का बच्चों में देखिए, बच्चों में हो या बड़े में हो, थायरोइडिनम का रिलेटेड एक रेमेडी होता है कार्बोवेज। कार्बोवेज एंड थायरोइडिनम का डिफरेंस बेसिकली जो होता है, थायरोइडिनम इज चिली, कार्बोवेज इज हॉट। कार्बोवेज को फैन का एयर चाहिए, थायरोइडिनम को फैन का एयर नहीं चाहिए। मतलब एक बच्चा है, डायरिया होते होते वो एकदम जो कोमाटोज हो चुका है, या बड़ा पेशेंट है जो कोमाटोज हो चुका है, या सांस लेने में किसी को दिक्कत हो रहा है, बड़ा या बच्चा, इन सब केसेस में अगर आपको कभी डिफरेंस करना पड़े, अगर पेशेंट को फैन एयर अच्छा लग रहा है तो कार्बोवेज इज द मेडिसिन, और अगर पेशेंट को फैन एयर, कोल्ड मतलब ड्राफ्ट ऑफ एयर पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेडिसिन इज थायरोइडिनम। ये बहुत ही काम का टिप्स है, मैंने बहुत जगह पे यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा काम करता है। नौसिया, वॉमिटिंग, अनकंट्रोलेबल डायरिया और वॉमिटिंग विथ इडिमा एंड फिटिडनेस, ऑफेंसिवनेस आर फ्यू कीनोट्स ऑफ दिस कंडीशन, स्पेशली द कॉन्ट्राइंडिकेशन इज फीवर। देखिए, इंट्रैक्टेबल नौसिया, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, कॉजलेस वॉमिटिंग एंड कॉजलेस नौसिया और डायरिया, ये भी वेसोमोटर सिम्टम्स है। इनमें भी आप थायरोइडिनम बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। बीमारी कोई भी हो या कोई बीमारी डायग्नोसिस में नहीं भी आया, लेकिन वॉमिटिंग रुक नहीं रहा है, नौसिया रुक नहीं रहा है, डायरिया रुक नहीं रहा है, बड़े हो बच्चे हो, इनमें भी आप थायरोइडिनम बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। मैंने अक्सर किया है, जहाँ पे मैंने देखा है कि मेरा जो रेमेडी है बार बार फेल हो रहा है, लेकिन डायरिया रुक नहीं रहा है, ऐसा कोई कॉज भी नहीं है, फीवर नहीं होना चाहिए, मतलब एक्यूट इन्फ्लामेटरी स्टेट नहीं होना चाहिए, तो थायरोइडिनम इज द मेडिसिन। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अगर हम लोग थायरोइडिनम नहीं जानते हैं तो फेल हो जाता है। मेरे हाथ में भी हुआ है बहुत सारा ऐसा फेल्यूर, लेकिन जब से मैंने थायरोइडिनम जाना है तब से फेल्यूर का रेट बहुत कम हो चुका है और अमेजिंग और मैजिकल बेनिफिट पेशेंट को मिलता है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, थायरोइडिनम पेशेंट का फिजिकल मेकअप जो होता है वो है ओबेस। थायरोइडिनम पेशेंट्स आर बेसिकली चिली बट समटाइम्स हॉट। अगर आप हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो पेशेंट आप हॉट पेशेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और ठंडा लगने का जो प्रवणता है, जैसे
कैच कोल्ड वेरी इजीली जो है वो थायरोडिनम में ट्रिपल पॉजिटिव है, मतलब थायरोडिनम पेशेंट्स इज ससेप्टिबल टू कोल्ड, टेंडेंसी टू टेक कोल्ड वेरी इजीली इन थायरोडिनम पेशेंट्स। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है कि थायरोडिनम अक्सर क्रॉनिक पेशेंट्स में अगर हम फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन करने जाए तो कौन कौन से पेशेंट्स आपका सिमिलर दिखेगा। तो गेस कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि कौन कौन से पेशेंट्स को अभी आपको याद ऐसा आ रहा है कि चिली पेशेंट, ओबेस पेशेंट, टेंडेंसी टू टेक कैच कोल्ड वेरी इजीली एंड मल्टीपल वेसोमोटर सिम्टम्स प्रेजेंट है। तो मेरे हिसाब से दो रेमेडी बहुत ही क्लोज आते हैं थायरोडिनम के, वो है कैलकेरिया कार्ब एंड थुजा। हाँ दोस्तों, थुजा इज ऑल्सो चिली, थुजा इज ऑल्सो बोथ रेमेडी, कैलकेरिया कार्ब एंड थुजा इज ऑल्सो चिली। बोथ रेमेडी हैव द ससेप्टिबल टू कोल्ड, मतलब टेंडेंसी टू टेक कोल्ड वेरी इजीली है, एंड बोथ रेमेडी आर ओबेस। लेकिन थुजा का ओबेसिटी जो है, मैंने पहले बताया है कोई एक वीडियो में मेरा, कि थुजा का जो ओबेसिटी है वो होता है सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का ओबेसिटी, हाथ और पैर उनका नॉर्मल होता है, नैरो होता है, थोड़ा थिन ही होता है। तो जिसको हम लोग बोलते हैं गणेश जी, द फेमस होम्योपैथ ऑफ डॉक्टर ऑफ कलकत्ता, डॉक्टर एस के दुबे, जिनका किताब अभी हर होम्योपैथी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके किताब में देखिएगा कि थुजा को बोला गया है गणेश जी, मतलब पेट ज़्यादा मोटा बाहर निकला हुआ, जो जिसको अभी मॉडर्न जो एलोपैथी सिस्टम के जो डॉक्टर्स हैं बोलते हैं एक सिंड्रोम, गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा, ये होता है टिपिकल थुजा। अगर कैलकेरिया कार्ब में जाए, ओबेसिटी फ्रॉम चाइल्डहुड, मतलब उसका स्ट्रेचर बड़ा होगा, मस्कुलेचर बड़ा होगा, सेंट्रल ओबेसिटी नहीं होके मसल्स भी ओबेस होगा, नेक मसल्स हम लोग कैलकेरिया कार्ब के ज़्यादा देखते हैं, जो नेक मसल्स है ये ज़्यादा ओबेस होते हैं और पेट भी ओबेस होता है, इसको हम लोग कैलकेरिया कार्ब का जो बोलते हैं। और इससे थायरोडिनम को हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे, थायरोडिनम शुड बी प्रिस्क्राइब ऑन ऑलवेज ऑन एब्सेंस ऑफ फीवर एंड द हिस्ट्री ऑफ आइदर एलर्जी, पास्ट और फैमिलियल, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, पास्ट और फैमिलियल, वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस प्रेजेंट और पास्ट, एंड इफ देयर इज एनी टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी, मतलब मदर का, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। मैंने पहले बताया है अगर बच्चे हैं तो बच्चे का कॉन्वल्शन, एपिलेप्सी, डायरिया, न्यूबॉर्न का कोई भी प्रॉब्लम, हिमोलाइटिक जॉन्डिस में थायरोडिनम अच्छा काम करता है। अब यहाँ पे ओपियम से थायरोडिनम का एक डिफरेंस है, ओपियम एग्रावेशन फ्रॉम वार्म बाथिंग, मतलब वार्म बाथिंग से उसको एग्रावेट होता है, थायरोडिनम का कोल्ड बाथिंग से एग्रावेशन होता है। तो थायरोडिनम का एक बच्चे का अगर डायरिया है या सांस लेने में दिक्कत है या कोई भी एक्यूट कोल्ड या निमोनिया भी हो सकता है, जो कोल्ड बाथिंग से एग्रावेशन होता है तो आप थायरोडिनम यूज़ कर सकते हैं। अगर वार्म बाथिंग से एग्रावेशन होता है तो आप ओपियम यूज़ कर सकते हैं। एबनॉर्मल एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंसेस, एबनॉर्मल एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंसेस मतलब थायरोडिनम के पेशेंट्स के बहुत सारे वेसोमोटर सिम्टम्स जो मेंस्ट्रुएशन के समय हो सकता है, जैसे लोअर एब्डोमिनल पेल्विक पेन, जैसे नॉसिया वॉमिटिंग, जैसे कॉन्स्टिपेशन, जैसे स्वेटिंग पैल्पिटेशंस, ये सब इंसोम्निया, मूड फ्लक्चुएशंस, ये सब अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो थायरोडिनम वेल इंडिकेटेड रेमेडी फेल होने पर आपको थायरोडिनम देना चाहिए। ऐसे केसेस मेंस्ट्रुएशन एग्रावेशन अक्सर हम लोगों को मिल जाता है नाक्स भूमिका में, लैकेसिस में भी कभी कभी मिलता है, लेकिन लैकेसिस का है मेंस्ट्रुएशन खत्म होते ही वो ठीक हो जाता है। तो थायरोडिनम का जो है, अगर लैकेसिस नाक्स भूमिका आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड लगे या आपका बेसिक फोकस आप ऐसे करें कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा वेसोमोटर डिस्टर्बेंस है तो आप थायरोडिनम जरूर दे सकते हैं। फ्राइटफुल ड्रीम्स एंड सस्पिशियसनेस, थायरोडिन का मेंटल दो सबसे ज़्यादा, देखिए फ्राइटफुल ड्रीम्स तो होगा ही, क्योंकि वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस खाली शरीर में नहीं होगा, मेंटल लेवल पे भी हो। तो मेंटल लेवल पे अगर आपका वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस होता है तो आप ज़्यादा डरे रहेंगे, इजीली डिस्टर्ब, इजीली फ्राइटेंड, इजीली एवेक्स, इजीली एंगर, इजीली एंग्सस, इजीली डिप्रेस्ड, तो इजीली ड्रीमिंग एंड फ्राइटफुल ड्रीम, तो एक ऐसा स्टेट मेंटल जहाँ पे ऐसा वेसोमोटर डिस्टर्बेंसेस अक्सर आता रहता है जिसका कोई रिलेशन नहीं है पैथोलॉजी से या दूसरा कोई भी
प्रॉब्लम से। तो अक्सर ऐसा नहीं है कि हर एंग्जाइटी डिसऑर्डर के केसेस में हम लोगों को ये मिलता है और हम लोग इसी के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन कर देंगे हर पेशेंट में थायराइडिनम। पेशेंट का जो हिस्ट्री ट्रायल्स मैंने बताया है बार बार, वो अगर मिल जाए तो आपको थायराइडिनम पेशेंट को एक बार ना एक बार देना ही पड़ेगा, तब जाके दूसरे स्मूथली पेशेंट का काम होगा। कोल्ड एग्रावेशन इन जनरल एंड स्वीट डिजायर, खाने में थायराइडिनम का जो डिजायर एवर्शन आज तक मिला है वो खाली है स्वीट डिजायर। कोल्ड पार्सपिरेशन हैंड एंड फीट, यहाँ पे भी लाइक साइलेशिया, लाइक थूजा, लाइक कैलकेरिया कार्प, सिमिलैरिटी यहाँ पे आ जाता है कि ठंडा पार्सपिरेशन आपका पैरों में और हाथों में होता है, ये एक थायराइडिनम का है। और ऑफेंसिवनेस भी थायराइडिनम में है पार्सपिरेशन का, ये भी कैलकेरिया कार्प, थूजा एंड साइलेशिया से आपको कोइंसाइड कर जाता है। लेकिन थायराइडिनम एक ही जगह पे अलग होता है, विदाउट एनी फीवर थायराइडिनम चार्ज होता है। और हिस्ट्री ऑफ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी पास्ट और प्रेजेंट, फैमिलियल हिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पास्ट हिस्ट्री पेशेंट में या फैमिलियल, और डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय वेसोमोटर चेंजेस, और देयर इज एनी हाइपोथायरॉयड हिस्ट्री और टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी हिस्ट्री। डिस्पनिया विदाउट एपारेंट कॉज और ऑब्सक्योर, अक्सर हम लोगों के पास सांस लेने में दिक्कत के ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जिनका कोई डायग्नोसिस नहीं है, एक्टिव ब्रोंकियल एस्मा, सीओपीडी, लैंगलेशन नहीं है, लेकिन उनका डिस्पनिया विदाउट एपारेंट कॉज, कभी कभी डॉक्टर्स उनको मेंटल साइकियाट्रिक मेडिसिन दे देते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स। इन केसेस में भी आपका थायराइडिनम दे सकते हैं विथ, अगर जो मैंने हिस्ट्री मेंशन किया है। इज ए स्पेसिफिक फॉर वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन ऑल रेमेडीज फेल्स, जब सब रेमेडी फेल हो जाए, वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविटिरम, उसमें आप थायराइडिनम यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक मेडिसिन है जो है लैक डिफ्लोरेटम, वो भी बहुत अच्छा यूज किया जाता है। तो ये जो देखिए पूरा हम लोग डिस्कस किए अभी तक थायराइडिनम के, ये थायराइडिनम के ऐसे जगह है जहाँ पे आप पेशेंट का भले ही प्रेगनेंसी कैरी कर रहा है, मतलब प्रेग्नेंट मदर है, न्यूबॉर्न चाइल्ड है, प्रेग्नेंट आफ्टर लैक्टेटिंग मदर है, पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट का कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, पेशेंट का जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया एंडोक्रिनोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर, और अगर पेशेंट का कोई साइकियाट्रिक इलनेस है, पेशेंट का कोई डायरिया वॉमिटिंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस है, पेशेंट का कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, पेशेंट का कोई आपका ऐसा कोई भी इलनेस है जहाँ पे ये हिस्ट्री आपको मिल रहा है कि हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, हिस्ट्री ऑफ वेसोमोटर डिसऑर्डर, या एट ए प्रेजेंट विदाउट एनी डायग्नोसिस और डायग्नोसिस, तो ये कन्फ्यूजिंग एक स्टेट है जहाँ पे आप जरूर यूज़ कर सकते हैं। ये जो हम लोगों का जगह है, यहाँ पे हम लोग अक्सर अटक जाते हैं। मैं क्यों स्टडी किया इतना थायराइडिनम और क्यों आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा पेशेंट आप लोग देखिएगा कि जहाँ पे आप लोग अटक जा रहे हैं, जहाँ पे आप लोग रुक जा रहे हैं और आपको ऐसा पता नहीं चल रहा है कि पेशेंट का क्या रेमेडी दे, तब एक बार थायराइडिनम देना भूल मत कीजिएगा। मैं अक्सर स्किन डिजीज़ के केसेस में थायराइडिनम यूज़ करता हूँ, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल केसेस में थायराइडिनम यूज़ करता हूँ, हार्मोनल कोई भी डिसऑर्डर हो, साइकोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर हो, मैं थायराइडिनम यूज़ करता हूँ। जब वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल हो जाता है या वेल से सिलेक्टेड रेमेडी काम कर दिया है, कुछ हद तक तो पेशेंट का रिलीफ हो चुका है, उसके बाद पेशेंट का रिलीफ नहीं हो रहा है, तब अगर ये हिस्ट्री मुझको मिल जाए तब मैं थायराइडिनम पेशेंट को दे देता हूँ। और अक्सर मैं 201 एम पोटेंसी में यूज़ करता हूँ। 201 एम पोटेंसी का 2 या 3 डोज सुबह खाली पेट में जस्ट डिस्टिल वाटर में डोज बना के दे दीजिए, या ग्लोबुल्स में डोज या सुगर अप मिल्क डोज बना के दे दीजिए, पेशेंट का बहुत ही रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे काम के वीडियो होम्योपैथी रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और कभी भी ये गलती मत सोचिएगा कि थायराइडिनम इज़ द बेसिक रेमेडी फॉर हाइपोथायरॉयड। हाइपोथायरॉयड के केसेस में हम लोग थायराइडिनम अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी सिम्टम होना चाहिए। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप्स मैं भूल जा रहा था, उसको मैं मैं आपको बोल देता हूँ।
क्योंकि थायराइड के जो केसेस है अक्सर हम लोगों के पास फीमेल हाइपोथायरॉयडिज्म केसेस ज़्यादा आता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, थायरॉयडिनम दे देते हैं, किसी को काम होता है किसी को नहीं होता है। ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। इन एमिनोरिया ऑफ हाइपर पिट्यूटरिज्म इन फीमेल्स, मतलब जहां पे TSH हाई हो जाके, TSH हाई होना मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म का स्टार्टिंग, वहां पे तो हाइपर पिट्यूटरिज्म है, क्योंकि TSH थायराइड से नहीं निकलता है, ये निकलता है पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और जहां पे एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हाइपर पिट्यूटरिज्म है, TSH ज़्यादा निकलता है, नो बेटर रेमेडी देन थायरॉयडिनम बट दे आर द पोटेंसी मस्ट नॉट अबव 3x। मतलब पेशेंट, आप लोगों के पास अक्सर ऐसे केसेस आते होंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं जहां पे थायराइड हार्मोन बढ़ गया है, TSH 5, 7, 8, 10, 15, 20 हो चुका है, और पेशेंट का एमिनोरिया है, मेंस्ट्रुएशन ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है थायरॉयडिनम 3x देने के लिए, और इट कंसीडर ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर केसेस ऑफ एमिनोरिया और स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एंडोक्रिनल अनबैलेंस विथ 3x ट्राइचुरेशन। Tuberculinum in high potency is also another remedy for amenorrhea, which I find usually for various indicated remedy fail to bring on flow in soric patients। अगर पेशेंट का सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है तो ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छा काम करता है। हायर पोटेंसी थायरॉयडिनम 201 m acts best to regulate the menstrual flow when it is excessive or prolonged, and lower potency not above 3x act best in case of amenorrhea। मतलब थायरॉयडिनम के ऐसे पेशेंट्स जो आपके पास आएंगे एमिनोरिया को लेके, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को लेके, उसको ठीक करने, उसका अगर थायराइड TSH लेवल ज़्यादा बढ़ा है तो आपको थायरॉयडिनम 3x देना पड़ेगा। और अगर ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायराइड है, या पेशेंट ऑलरेडी एलोपैथी मेडिसिन एल्ट्रोक्सिन का सारा जिंदगी ले रहा है, कुछ सालों से ले रहा है, लेकिन उसका मेंस्ट्रुएशन जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, फिर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, बहुत लॉन्ग मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करने के लिए आपको हाई पोटेंसी ऑफ थायरॉयडिनम 201 m देना चाहिए। ये एक डॉक्टर एस के घोष का टिप्स है, और मैंने ये करके देखा है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि एमिनोरिया का ठीक करना, आपके पास पेशेंट जो आते हैं एक प्रॉब्लम लेके कि मुझको मेरा मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मुझको मेंस्ट्रुएशन करा दीजिए। अक्सर हम लोग गॉसिपियम या दूसरा मादा टिंचर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन तो होता है लेकिन फिर से उसका मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। तो इसको क्योर करने के लिए थायरॉयडिनम 3x इज द स्पेसिफिक मेडिसिन। 3 टैबलेट दिन में 3 बार खाने के बाद थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में लगातार 3 महीने देते रहिए, लगभग क्योर हो जाएगा। उसके बाद वही पेशेंट या दूसरा कोई पेशेंट अगर ऐसा प्रॉब्लम लेके आए कि मेरा मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन ठीक नहीं है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप 3-4 महीने तक, उसको ट्रीटमेंट के लिए अगर आप थायरॉयडिनम देना चाहते हैं, इट शुड बी 201 m पोटेंसी। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा है, आप वीडियो को अपने कॉलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हर कमेंट का आंसर देना मैं कोशिश करता हूँ। नमस्कार।